हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास का टॉपिक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इन बायोलॉजिकल डाटा मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस में लाई इन एंड अराउंड द सेंट्रल वैल्यू लाइक मीन, मीडियन, मोड एंड टेपरिंग ऑन आइदर साइड provided the sample size is sufficiently large. Such distributions are called normal distribution and the frequency curve that is drawn is called normal curve or distribution curve, also called as bell curve. अब हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। पीछे हमने देखा था कि डाटा प्रेजेंटेशंस कैसे रहती हैं, तो हमने देखा था उसमें जो है कुछ एक प्रेजेंटेशंस में हमने ऐसे कर्व भी देखे थे। तो इनका मतलब है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें लिखा है इन बायोलॉजिकल डाटा मेजॉरिटी ऑफ ऑब्जर्वेशंस may lie in and around the central value. फॉर एग्ज़ाम्पल हम हमेशा जैसे पल्स रेट का एग्ज़ाम्पल लेते हैं, तो इन्होंने यहाँ लिखा है बहुत सारी ऐसी ऑब्जर्वेशंस हैं जो एक सेंट्रल वैल्यू होती है उसके अराउंड लाई करती हैं। जैसे हमने एक सेंट्रल वैल्यू निकाल रखी है पल्स रेट की कि 72 पर मिनट होगा। तो अगर हमें मोस्ट ऑफ द वैल्यूज़, अगर हम एक डाटा कलेक्शन के लिए जाते हैं पल्स रेट का, तो हम देखते हैं कि जो मीन हमारा हमने रखा है वो रखा है 72 पर मिनट। लेकिन जब हम अगर 100 लोगों का जो है वो पल्स रेट देखते हैं, तो कुछ एक का पल्स रेट हमें मिलेगा 70, कुछ एक का 68, कुछ एक का 72, कुछ एक का 74, 73, 76, इस तरह हमें जो है वो पल्स रेट मिलेगा। मतलब वो एक नॉर्मल, एक मीन वैल्यू, एक सेंट्रल वैल्यू जो हमने 72 पर मिनट सेट की है उसके अराउंड हमें मिलता है। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को, मतलब एक 72 पर मिनट के अराउंड जो सारी डिस्ट्रीब्यूशन है, उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इन बायोलॉजिकल डाटा, हम एक बायोलॉजिक पल्स रेट का एक बायोलॉजिकल डाटा हमने उसको जो है ऑब्ज़र्व किया, और जो ऑब्जर्वेशंस कहाँ लाई की मैक्सिमम, मैंने पहले भी कहा है आपको कि 72 जो है हमने एक एवरेज रखा है। मतलब हमें बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस मिली और उसकी हमने एक सेंट्रल वैल्यू कलेक्ट की या फाइंड आउट की स्टैटिस्टिक्स लगा के, और उस बाद में जब हम देखते हैं कोई हम ट्रायल करते हैं या कोई हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो एक सेंट्रल वैल्यू है, जो एक मीन वैल्यू है या एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, हमें बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं उसके अराउंड जो है वो फाइंड आउट होती हैं। तो जो सेंट्रल वैल्यू है वो आगे हम पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड एंड टेपरिंग ऑन आइदर साइड। और वो वैल्यूज़ कैसी होंगी, अगर हम नॉर्मल एवरेज देखें या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पल्स रेट देखें, तो नॉर्मल 72 के अराउंड हमें मिलेंगी 68, मैक्सिमम वो जा सकती हैं 62, 60 या 88, 84, 85। लेकिन अगर हम नॉर्मल वैल्यूज़ देखते हैं तो नॉर्मल वैल्यू ऐसा नहीं है कि 118 हमें जो है वो मैक्सिमम मिलना शुरू हो जाएंगी या हमें 58, 54 मैक्सिमम मिलेंगी। तो मतलब अगर हमें देखना है कि सिर्फ 72 के अराउंड हमें मैक्सिमम मिलेंगी, जैसे जैसे हम और आगे जाएंगे वो वैल्यूज़ जो हैं वो कम होती जाएंगी। मतलब जो अगर हम देखें तो 68 हो सकता है कि हमें थोड़ी ज़्यादा मिलें, 62 हमें थोड़ी कम मिलें, 58 हमें और कम मिलेंगे। मतलब वो टेपर हो रही है, कम होती जा रही है। तो इसका मतलब कि वो टेपरिंग होता है ऑन आइदर साइड प्रोवाइडेड द सैम्पल साइज़। हाँ, उसके लिए एक चीज़ होनी चाहिए कि जो हमारा सैम्पल साइज़ है, अब हमने पीछे भी पढ़ा है कि हम पूरी पॉपुलेशन पे तो ट्रायल नहीं कर सकते, उसके लिए हम एक सैम्पल फाइंड आउट निकालते हैं उसमें से, और उसके ऊपर जो है हम ट्रायल करते हैं। तो इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि हमें जो सैम्पल साइज़ है सफिशेंटली लार्ज चाहिए सो दैट एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ सके। ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन को सच डिस्ट्रीब्यूशंस आर कॉल्ड एज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द फ्रीक्वेंसी कर्व। और जो आगे मैंने बताया यहाँ पे जो कर्व बनता है दैट इज़ ड्रॉन इज़ कॉल्ड एज नॉर्मल कर्व और डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। और ये कैसा होता है, बेल शेप्ड रहता है, तो इसको बेल कर्व भी बोलते हैं। सबसे पहले फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अब्राहम डी मॉरी ने इसको 1733 में जो है वो इसको डिस्कवर किया था। अब इसमें है कि अगर हमारे पास थोड़ा कम डाटा है,
मतलब अगर हमने थोड़े कम लोगों का या कम सैम्पल साइज़ पे जो है हमने एक्सपेरिमेंट किया है या ट्रायल किया है, तो जो हमारा कर्व बनेगा वो बार टाइप का कर्व बनेगा। लेकिन अगर हमारा डाटा जो है वो बहुत सारे बड़े सैम्पल साइज़ पे हमने जो है वो डाटा कलेक्ट किया है, तो जो कर्व बनेगा वो नॉर्मल कर्व होगा, जो हमने ऊपर भी कहा, जिसको हम कह रहे हैं कि बेल शेप्ड कर्व होगा, उसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं। तो हमने ये भी कहा कि दोनों साइड पे वो टेपरिंग होगा। तो देखिए ये दोनों साइड पे जो है वो टेपरिंग है, ये जो है वो माइनस वाली साइड है और ये जो है वो प्लस वाली साइड है। इसमें ये नेगेटिव साइड रहेगा, ये पॉजिटिव साइड रहेगा। अब इसके लिए अगर आप देखें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट IQ का अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जो हमारे पास स्टैंडर्ड है वो है 100। लेकिन अगर हम देखते हैं उसके अराउंड, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, अगर हमें स्टैंडर्ड हमने 100 रखा है, हमारे पास जो मीन आया है वो हमने 100 रखा है, तो उसके अराउंड जो 85 वाले हैं जो उससे कम के हैं, तो उसमें कम में जो सबसे ज़्यादा है वो 85 वाले हैं, उसके बाद 70 है, उसके बाद 55 है, मतलब ये टेपर ऑफ हो रहे हैं। और अगर हम आगे भी बढ़ाते हैं तो अगर हम जो नॉर्मल एक हमने जो स्टैंडर्ड जो है वो रखा है उसके अराउंड 115 वाले हैं, उसके बाद 130 है, उसके बाद 145, मतलब जो 115 वाले हैं वो हमें ज़्यादा मिलते हैं उसमें, 85 वाले भी हमें ज़्यादा मिलते हैं उसमें, इसीलिए वो 100 के अराउंड घूमते हैं। और वो ज़्यादा मिलते हैं तो उन्होंने यहाँ पे एरिया भी ज़्यादा कवर करके रखा है। पॉजिटिव साइड देखेंगे तो इसका एरिया भी इतना कवर्ड है, इस साइड देखेंगे तो इसका एरिया भी इतना कवर्ड है। तो ये जो कर्व बनाता है ये जो है वो बेल शेप जो है कर्व बनता है इसके लिए। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन डिफरिंग इन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अब एक टर्म आती है स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब जो ये चीज़ डेविएट हो रही है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन बाय हाउ मच डाटा डिफर फ्रॉम मीन वैल्यू। अब हमें कोई ना कोई एक ऐसा जो है वो नोटेशन चाहिए या ऐसा जो है एक स्टैंडर्ड चाहिए हमें जो ये बता सके कि ठीक है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, मीन से कुछ एक चीज़ें जो हैं ऊपर भी गई हैं नीचे भी गई हैं, लेकिन हम क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं तो हमें हर चीज़ जो है वो न्यूमेरिकल चाहिए, हमें हर चीज़ कैलकुलेट करनी है और हमें एक एग्जैक्ट रिजल्ट और कॉन्क्लूजन पे पहुंचने के लिए ये देखना पड़ेगा कि अगर डेविएट हुई है कोई चीज़ नॉर्मल से तो वो कितना डेविएट हुई है, और उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, मतलब कितना डेविएट हुआ है नॉर्मल से। ये तो हमें एक बड़ा टर्म है कि डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन में भी नॉर्मल से कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है या डेविएट हुआ है नॉर्मल से, जिसकी वजह से इतना डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ आया, इतना डिस्ट्रीब्यूशन इस तरफ आया, तो उस कैलकुलेशन को हम कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन बाय हाउ मच डाटा डिफर फ्रॉम मीन वैल्यू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर सिमेट्रिकल, ऑब्वियस सी बात है कि हम एक जो है स्टैंडर्ड लेते हैं तो ये सिमेट्रिकल रहती हैं दोनों साइड। अब व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सबसे पहले इट इज़ अ बेल शेप्ड सिमेट्रिकल कर्व, ये इसकी प्रॉपर्टी है। इट वेरीज फ्रॉम माइनस अल्फ़ा टू प्लस इन्फिनिटी, मतलब ये कितने तक भी जा सकती है। मैंने बताया आपको कि हम तो ये देखते हैं, हमने एक रेंज सेट किया है कि इतने से इतने के बीच में कितनी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, लेकिन अगर हम देखें तो किसी का अगर IQ 100 से 115 गया है तो किसी का जो है वो 200 भी जा सकता है, या किसी का जो है वो बिल्कुल ही माइनस में भी हो सकता है IQ। तो मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लस इन्फिनिटी हो सकता है वो, ठीक है, मतलब वो नेगेटिव साइड पे भी जो है वो कितनी भी उसकी जो है वो हमें फाइंडिंग्स मिल सकती है, और पॉजिटिव साइड पे भी हमें जो है इनफाइनाइट का मतलब होता है जो काउंट भी नहीं किया जा सकता। तो हम तो एवरेज ले लेते हैं कि अच्छा ठीक है 115 के में हमें इतने मिले, 130 पे इतने मिले, 145 पे हमें इतने मिले, लेकिन वो वैल्यूज़ जो है वो इनफाइनाइट तक पहुंच सकती हैं। मीन, मीडियन एंड मोड ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आर इक्वल, मतलब अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है दोनों तरफ, तो जो सेंट्रल वैल्यू आएगी उसमें मीन, मीडियन, मोड जो है वो बिल्कुल इक्वल रहेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस आर डिफाइंड बाय 2 पैरामीटर्स, द मीन
एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इसको हमें डिफाइन करना हो या इसको हमें सिंबलाइज करना हो तो हमें जो है वो मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन से हम जो है इसको जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये सब हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 68% ऑफ ऑब्जर्वेशंस मे लाई इन द इंटरवल दैट इज़ मीन -1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन +1 स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आगे मैं आपको पूरा का पूरा समझाऊंगी। अप्रॉक्सीमेटली 95% ऑफ ऑब्जर्वेशंस में लाई इन द इंटरवल मीन -2 स्टैंडर्ड डेविएशन। और ये तो हमने इसको जो है वो राउंड ऑफ करके 2 लिखा है। एक्चुअल वैल्यू जो स्टूडेंट्स रहती है वो रहती है 1.96, उसके ±1.96, मतलब प्लस की तरफ को भी जो है 2 जा सकता है, नेगेटिव की तरफ को भी 2। आगे जब हम डायग्राम पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा समझ आएगा। नेक्स्ट है अप्रॉक्सीमेटली 99% ऑफ द ऑब्जर्वेशंस में लाई इन द इंटरवल मीन ±3 स्टैंडर्ड डेविएशन। दैट इज़ एक्चुअल में इसकी वैल्यू है 2.58। ये जो 3 लिखा है ये राउंड ऑफ करके लिखा गया है, ईजी बनाने के लिए लिखा गया है। नॉर्मल कर्व डज नॉट टच द बेस लाइन। ये अगेन हम आगे कर्व में आपको डायग्रामेटिकली जो है वो एक्सप्लेन करूँगी। ये जो है वो कभी भी बेस लाइन को टच, पीछे जो हमने किया था वो एक हमने रफ सा आइडिया लिया था, आगे हम इसके बारे में कंप्लीट जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन in which mean is equal to 0, standard deviation is 1 is called as standard normal distribution। जैसे हमने पीछे के जो पढ़े वो थी standard normal distribution, जिसमें हमें पता है कि मीन वैल्यू जो है वो 0 रहेगी और जो डेविएशन होगी वो 1 होगी। तो उस कर्व को अगर हम बोलें, उस डिस्ट्रीब्यूशन को बोलें, तो उस डिस्ट्रीब्यूशन को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द कर्व ड्रॉन इज नॉर्मल स्टैंडर्ड कर्व। Now the demonstration of normal distribution. It determines the proportions of observation that lie between the mean and higher observation। मतलब कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है मीन के बीच में और उससे हायर ऑब्जर्वेशन के बीच में या लोअर ऑब्जर्वेशन के बीच में। मीन एंड हायर ऑब्जर्वेशंस, मीन एंड अ लोअर ऑब्जर्वेशन। अब इससे हमें जो है वो कंप्लीट समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास पल्स रेट जो है उसका मीन हमने 72 ले रखा है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे एरिया की +1 स्टैंडर्ड डेविएशन एंड -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि +1 और माइनस। अगर हम इतना डेविएट करते हैं अपने एरिया को, मीन पे तो हमें पता है कि 72 है, पर हम देखेंगे कि अगर हम +1 तक जाते हैं पॉजिटिव साइड और नेगेटिव -1 तक जाते हैं नेगेटिव साइड पे, तो इसमें हमें 72 से कितनी ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो जो है प्लस या माइनस की तरफ जाएंगी। मतलब इधर को भी डेविएट होंगी और उधर को भी डेविएट होंगी। तो मतलब मीन से जो है हमारी ऑब्जर्वेशन हायर तरफ को भी जो कितना डेविएट हो रही है, लोअर तरफ को जो भी कितना डेविएट हो रही हैं। तो जो एक स्टैंडर्ड मानते हैं हम अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसमें हम देते हैं मीन यहाँ पे हमारा 0 रहेगा। अगर ये 0 रहेगा तभी ये -1 स्टैंडर्ड डेविएशन होगा और +1 स्टैंडर्ड डेविएशन का बहुत क्लियर मतलब है कि कितना डेविएट है फ्रॉम द सेंट्रल वैल्यू। तो अगर आप नॉर्मली ही अगर एक नॉर्मल पर्सन की तरह समझें, तो अगर हमने एवरेज इससे भी कैलकुलेट किया होता तो एवरेज आया हमारे पास 72 या 0 एवरेज आया। तो जो मैक्सिमम हमारी डेविएशन होंगी वो उसके अराउंड होंगी। तो अगर पॉजिटिव में गए तो हमारे पास जो पल्स रेट होगी वो ज़्यादा से ज़्यादा 78 मिलेगी, 76 मिलेगी, 82 मिलेगी। और अगर हम नेगेटिव की तरफ भी जाएं तो हमें 72 से 70 मिलेगी, 68 मिलेगी, मैक्सिमम 60, और तो वो वाली ऑब्जर्वेशन जो है वो इसमें आएंगी। लेकिन अगर हम अपना एरिया डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए कि और डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, अगर हम यहाँ पे +2 स्टैंडर्ड डेविएशन और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक पहुँचाते हैं, तो हमने ऊपर लिखा कि वो कितना को कवर 90%, 95% ऑब्जर्वेशन को कवर कर रहा है। मतलब इन्होंने तो हमारे सिर्फ 68% ऑब्जर्वेशन को कवर किया, लेकिन हमने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस ली हैं। तो हमने देखा कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन उससे बाहर भी हैं। तो जब हमने अपना एरिया बढ़ाया कि चलो हम जो है वो +2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक देख लेते हैं और -2 स्टैंडर्ड डेविएशन तक देखते हैं, मतलब
अब हमने अपना एरिया बढ़ा दिया, तो मतलब जो ऑब्जर्वेशंस होंगी वो इसमें भी फॉल की होंगी, तो 68 प्लस जो बाकी आई होंगी तो वो आ जाएगा हमारा ये 95% एरिया। मतलब इस एरिया में जो है वो जितनी ऑब्जर्वेशंस होंगी उस सब को हमने जो है वो इस डिस्ट्रीब्यूशन में जो है वो फाइंड आउट किया, जिसकी वजह से यहाँ तक ये कर्व बन गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशन जो हमारी रहेंगी 95% ऑब्जर्वेशन हमारी इसमें कवर हो जाएंगी। जैसे जैसे हम एरिया बढ़ाते जाएंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस बढ़ती जाएंगी, लेकिन इसको ऐड करके जो हमने पहले की ऐड की हैं, जैसे हम क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी में पिछला ऐड करते जाते हैं, आगे से आगे ऐड करते जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसमें हमें आगे ऐड करते जाएंगे। जितना एरिया हम इस तरफ को बढ़ाते जाएंगे उतनी ऑब्जर्वेशंस हम कवर करते जाएंगे। लेकिन अगर आप एवरेज से डेविएशन देखोगे तो 60 पर मिनट होने के चांसेस कम हैं, 68 होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मतलब बड़े सारों की जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं वो 68 में आई हैं, बहुत सारों की ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो 78 आई हैं। लेकिन कुछ एक ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो हमारी 60 भी मिली है और कुछ ऑब्जर्वेशंस हमें 80 भी मिली हैं। अब इसके बाद हम अगेन थोड़ा सा एरिया कवर करते हैं, क्योंकि हमें मैक्सिमम ऑब्जर्वेशंस कवर करनी है। तो हमने क्या किया, हमने और एरिया बढ़ाया और हम जो है वो एक्स एक्सिस पॉजिटिव तरफ और नेगेटिव तरफ गए, तो हमने +3 स्टैंडर्ड डेविएशन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन की तरफ गए, तो हमारी और ज़्यादा ऑब्जर्वेशंस बढ़ी। ठीक है, मतलब अब हमने यहाँ पे वो वाली ऑब्जर्वेशन भी रख ली जो 58 होगी, 54 होगी, और यहाँ पे हमने वो ऑब्जर्वेशन भी रख ली जो 90 होगी, 100 होगी, ये सब होंगी। और ये इसलिए कभी टेपर ऑफ नहीं होगा क्योंकि हो सकता है कि कोई ऑब्जर्वेशन 118 भी हो, कोई ऑब्जर्वेशन 200 भी हो, कोई ऑब्जर्वेशन 220 भी हो, या कोई ऑब्जर्वेशन जो है वो हमारे पास 40 भी हो, कोई ऑब्जर्वेशन 38 भी हो, कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है वो 32 भी हो, या कोई ऑब्जर्वेशन हमारे पास 48 भी हो। तो मतलब इसको हम कभी भी बेस लाइन से नहीं टच कर सकते, क्योंकि हमने ऊपर लिखा था कि ऑब्जर्वेशंस तो हमें इनफाइनाइट मिल सकती हैं। बस हम जैसे जैसे एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इस एरिया में नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस कम होती जाएंगी। लेकिन अगर हम टोटलिटी में देखें तो हम जो है वो टोटल से अगर आगे बढ़ते हैं तो हम यहाँ पे 99% ऑब्जर्वेशंस को कवर कर रहे हैं +3 स्टैंडर्ड डेविएशन तक। मतलब अगर हमने सिर्फ इतनी सी जो है वो इतना से एरिया में स्टैंडर्ड डेविएशंस देखी तो वो होंगी 68%। अगर हमने थोड़ा और एरिया को बढ़ाया तो हमने 95% ऑब्जर्वेशंस को कवर कर लिया, और हमने और एरिया बढ़ाया तो हमने जो है वो 99% ऑब्जर्वेशंस को कवर कर लिया। और हमें पता चल जाएगा कि कितनी डेविएशन हुई है मीन से, जो हमने एक एवरेज रखा है उसके लिए। अब नेक्स्ट आता है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कि हम एप्लीकेशन क्या है, हमें किस चीज़ में हेल्प करेंगी आगे जाके। मोस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन अकरिंग इन प्रैक्टिस, फॉर एग्जांपल बाइनोमियल, पॉइजन्स एट्सेट्रा, कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाय नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हमें नॉर्मल पता होगा, मीन रखा होगा, उसके बाद हमने जो है वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन देख ली कि नॉर्मल से कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, उसका बेस है। मतलब उनको कैलकुलेट इन ये जो हम प्रैक्टिस में बाइनोमियल और पॉइजन्स जो है वो हम यूज़ करते हैं, उसका बेस है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि अल्टीमेटली जो हमने डाटा कलेक्ट किया है या हमने कोई ट्रायल किया है या हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया है, तो उसमें जो हमें ऑब्जर्वेशंस मिली हैं उनको हमें न्यूमेरिकली या स्टैटिस्टिकली कैलकुलेट करना है। तो हमें कैलकुलेशन के लिए पता होना चाहिए कि उसका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, और उसको अल्टीमेटली हमने इसका यूज़ करके जो है वो कैलकुलेट करना है, और इसका बेस क्या है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल approximations are the basis of a number of analytical tests such as chi-square test etc. हमने पीछे बहुत सारे टेस्ट पढ़े, टी टेस्ट पढ़े, तो हम उनको कम्प्लीटली जो है वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन हमने उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि जो हम यूज़ करते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो हमने देखा कि chi-square टेस्ट जो है हम आगे पढ़ेंगे, तो उसका बेस जो है उसके लिए हमें ये अप्रॉक्सीमेशंस चाहिए, तो उसके लिए भी ये एक बेस बनाता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन।
नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी यूज टू करेक्टराइज मैनी पॉपुलेशंस एंड सैम्पल्स ऑफ लार्ज साइज। ऑब्वियस सी बात है कि हमने पीछे देखा कि जो लार्ज साइज सैम्पल थे, जो पॉपुलेशन थे, हमने डाटा कलेक्शन में प्रेजेंटेशन पढ़ी थी, तो ये बस वही प्रेजेंटेशन है जिसको हमने नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया है और उसको हमने कर्व की फॉर्म में जो है प्रेजेंट कर दिया है। तो ये हमें बताता है कि क्या करेक्टरिस्टिक है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन की या उस सैम्पल की। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम कोई हार्ट पेशेंट्स के ऊपर जो है हम ट्रायल करते हैं, तो हम देखते हैं कि उनकी पल्स रेट जो है कई लोगों की जो है हमें बहुत कम मिलती है, कई लोगों की हमें बहुत ज़्यादा जो है हमारे ट्रायल में मिल रही है। तो हम देखेंगे कि हमने एक कर्व बनाया, उसमें देखा हमारी जो 72 पर मिनट जो नॉर्मल थी, उससे हम देखते हैं कि बहुत सारी जो डिस्ट्रीब्यूशंस हैं वो 100 से अबव फॉल कर रही हैं, बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूशन जो है 40 पे फॉल कर रही हैं। तो अगर हमें वो प्रेजेंट करना है तो बहुत ईजीली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड्स लार्ज एप्लीकेशंस इन क्वालिटी कंट्रोल। ये अब हमने रिसर्च में भी पढ़ा था, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम देते हैं उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, या ट्रायल है उनकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए, ड्रग्स हैं उनके क्वालिटी कंट्रोल के लिए, या कोई रिसर्च है उसकी क्वालिटी कंट्रोल के लिए जो है इसकी एप्लीकेशन रहती है। The number of small tests like t-test, f-test, chi-square test, etc. is based on fundamental assumptions that the parent population from which the sample are drawn follow the normal distribution। ये मैंने आपको ऊपर भी एक्सप्लेन किया कि ये जो बेस हैं, ये जो टेस्ट हैं, इनके बेस ही ये कर्व हैं, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। कि जब तक हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं पता चलेगी या डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह है डाटा की, तब तक हमें मुश्किल आएगी इनको अप्लाई करने के लिए। लेकिन एक बार हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पता है तो हम इजीली इनको अप्लाई कर सकते हैं और अपने कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। अब एक है स्टैंडर्ड नॉर्मल डेविएट, और इसको वेरिएट मतलब कितना डेविएट है, तो ये रहता है ऑब्जर्वेशन माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। ये आगे हम करेंगे। तो z इज इक्वल टू ऑब्जर्वेशन x माइनस ये मीन और है स्टैंडर्ड डेविएशन। आगे हम मीन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे हम ऑब्जर्वेशन देखते हैं, कैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन देखते हैं। ये कुछ एक नोटेशंस हैं बच्चों। तो नंबर ऑफ़ केसेस को हम हमेशा n से लेंगे और सैम्पल के नंबर्स को हम n से लेंगे, स्मॉल n से लेंगे। मीन को हम जो है वो अगर पॉपुलेशन मीन होगा तो हम म्यू से लेंगे, और जो है इस मीन को हम ऊपर जो है बार लगाएंगे। प्रोपोर्शन को हम जो है पाई से लेंगे, और इसको जो है हम स्मॉल p से या p से हम इसको डिनोट करेंगे। वेरिएंस को जो हम सिग्मा स्क्वायर से, और अगर सैम्पल की वेरिएंस है तो उसको हम s स्क्वायर से, स्मॉल s स्क्वायर से। स्टैंडर्ड डेविएशन को हम सिग्मा से करते हैं और इसको स्मॉल s से। कोरिलेशन जो है वो रो रहता है और ये स्मॉल r रहता है अगर ये हमने सैम्पल का देखना है। और रिग्रेशन कोएफिशिएंट ये सब हमें आगे आएंगे। इसको हम बीटा से डिनोट करते हैं, और अगर हमें सैम्पल का डिनोट करना हो तो हम इसको b से डिनोट करते हैं। इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।